ध्यान दीजिए, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का पहला यूनिट, पहला चैप्टर। इस चैप्टर में जो पढ़ना है कितना, 3 चैप्टर। क्या सब? तो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा जो पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा जो पढ़ना है वो है इवोल्यूशन। 2 चैप्टर्स को, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और इवोल्यूशन, इस दोनों को जो है जोड़ करके पढ़ा जा सकता है। या हम लोग यहां पर जो चर्चा करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और इसके साथ में इवोल्यूशन चैप्टर्स को जो है दोनों को जोड़ करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिक्स है क्या। तो ध्यान दीजिए, जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों को पता पहले से है, यानी कि कैरेक्टर्स कैसे जाएगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या फिर कैसे जा रहा है, इस बात का पता हम लोग को पहले से था। लेकिन हम लोग जो है उसका आधार, यानी कि जो बेस था, वो मानते थे किसको, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ध्यान दो जरा कि कई एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखा हुआ है कि कई 100 साल पहले या फिर कई 1000 साल पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग करा करके न्यू प्रोडक्ट का जो है क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर को मिला करके, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करवा करके हम लोग क्या किए कि नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं काफी समय पहले से। लेकिन हम लोगों को यह पता नहीं था कि ये जो कैरेक्टर हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसका कारण जेनेटिक्स है, ये पता नहीं था। इसमें हम लोग जो है, हम लोग ये जान रहे थे कि इसका जो कारण है वो कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग को केवल यही पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या हो रहा है कि हम लोगों को वैरायटी जो है वो मिल रहा है। जेनेटिक्स बहुत पुराना तरह से हम लोग को इसका नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब हाल फिलहाल में हम लोग को ये पता चला कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है या जो वैरायटी हम लोगों को मिल रहा है उस वैरायटी का कारण जेनेटिक्स है। इसको, ये चीज हम लोग को हाल फिलहाल में पता चला है। तो देखेंगे जरा कि जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये समझो, इसे बात करेंगे किसका, तो जेनेटिक्स का। तो क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals the heredity and variation, यानी कि बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जो हम लोग को 2 चीज के बारे में जो है जानकारी देगा। क्या सब? तो सबसे पहला हेरिडिटी और दूसरा जो है वो वेरिएशन। जेनेटिक्स ऐसा ब्रांच है हमारे बायो का जो हम लोग को हेरिडिटी का भी जो है, हेरिडिटी के बारे में बताएगा, और दूसरा जो है वो हम लोग को बताएगा किस चीज के बारे में, तो वेरिएशन के बारे में। देखते हैं जरा सबसे पहले अब कि हेरिडिटी क्या है और उसके बाद देखेंगे फिर वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी और वेरिएशन को जानने से पहले ये भी आप समझिए कि ये जो टर्म है ये दिया गया था विलियम वैटसन के द्वारा। टर्म जेनेटिक्स जो है कहां गया, ये किसके द्वारा दिया गया था, विलियम वैटसन। विलियम वैटसन के द्वारा जो है ये टर्म क्या किया गया था, दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1906 इस समय में जो है दिया गया था। तो देख ही सकते हैं हम लोग कि क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मुश्किल से कितना 100-150 साल पुराना जो है ये कंसेप्ट हम लोगों के पास है। बात समझे? चलिए बढ़ते आगे। और यहां देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेरिडिटी क्या है और उसके बाद देखेंगे वेरिएशन क्या है। तो हेरिडिटी क्या है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्या है हेरिडिटी? क्या है कि ऐसा प्रोसेस मतलब वो जो क्या हो रहा है कि ट्रांसफर जो हो रहा है, कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग पहले से देख रहे हैं कि कुछ मतलब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले, लाइक बिगेट्स लाइक, हेरिडिटी के कंसेप्ट में हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं क्या कि लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा।
कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल ले ले, एलिफेंट अगर है तो वो क्या करता है कि केवल एलिफेंट प्रोड्यूस करेगा, अगर काव है तो केवल क्या करेगा, क्या करेगी कि केवल काव प्रोड्यूस करेगी। लाइक बिगेट्स लाइक का जो कंसेप्ट है वो यूज किया जाता है किसके लिए, हेरिडिटी के लिए ही। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब वेरिएशन क्या है, वेरिएशन का अगर बात करें ये क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी, डिग्री ऑफ डिफरेंस इन प्रोजेनी विथ पेरेंट या विथ बिन, हाँ विथ पेरेंट and with parent and the progeny। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है वेरिएशन के बारे में। कुछ कैरेक्टर्स, हो क्या रहा है कि जब हेरिडिटी में जब सारा कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो क्या होगा कि ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होगा कहने का मतलब ये कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है क्या उसमें 100% कैरेक्टर जो है वो अपने पेरेंट से मिल सकता है, नहीं मिलेगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि कुछ कैरेक्टर ऐसा होगा कि जो उसको अपने ही स्पीसीज से क्या कर देगा, अलग कर देगा, या उसके अपने ही पेरेंट से क्या करेगा, अलग कर देगा, या फिर उसका जो मतलब उसके पेरेंट का जो दूसरा प्रोजेनी है, दूसरा जो संतान है उससे क्या कर रहा है, उसको अलग कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएशन। एक बात इसमें याद रखना, वेरिएशन जो है ये ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, तो सेम स्पीसीज के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, तो सेम स्पीसीज के लिए। बाकी कोई भी जो मतलब अगर स्पीसीज बदला तो वेरिएशन का चर्चा नहीं होगा, स्पीसीज बदला तो फिर वेरिएशन का चर्चा नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग कंपेयर कर दे किसका किसका, काऊ को और एलिफेंट को, तो क्या होगा, का और एलिफेंट को अगर हम लोग करें तो वेरिएशन का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, स्पीसीज जो है वो बदल चुका है, स्पीसीज क्या हुआ है, बदल चुका है, तो इसलिए वहां पर चर्चा नहीं होगा। बात को समझ गए, बढ़े आगे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन का अगर बात करें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो इसका कारण होता है अल्टीमेट सोर्स जो है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, किसी भी जीन पूल में जो अचानक चेंज आएगा, मतलब ग्रुप ऑफ जीन में अगर क्या होता है कि अचानक से चेंज आ जाता है और उसका कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म का बदल जाएगा, वहां प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर अगर एक साथ बदल जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, म्यूटेशन। और म्यूटेशन ही जो है ये क्या है, कारण है किसका, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन का। लास्ट में जो सोर्स जो बनेगा वेरिएशन का वो म्यूटेशन है, क्योंकि जीन पूल में अगर बदलाव नहीं आता है तो फिर वेरिएशन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर्स है उसको कंट्रोल, उसका कंट्रोल किसके पास है, कहीं ना कहीं जीन कंट्रोल कर रहा है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, और वही जीन क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जीन बदल गया तो हमारा जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पे ध्यान देंगे क्या है, हेरिडिटी में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है उस कैरेक्टर्स के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इनहेरिटेंस। यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बात समझ में आई, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इनहेरिटेंस है। ध्यान देंगे जरा, प्रोसेस यानी कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हेरिडिटी जो था ये क्या था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, और प्रोसेस जो है इस हेरिडिटी का उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस।
अब ध्यान दीजिए कि जेनेटिक्स हमारे पास पहले इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन आज हमारे पास हमारा जो जेनेटिक्स है या हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इतना ज्यादा डेवलप है कि हम लोग क्या कर चुके हैं कि अब जो है डिजाइनर बेबी का बात जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में देखें कि जीन को चेंज करके जिस तरह के कैरेक्टर को हम लोग चाहे उस तरह के कैरेक्टर को क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस कैरेक्टर्स को, ये जो कैरेक्टर्स हम लोग बदल रहे हैं या फिर जो जीन में बदलाव ला रहे हैं या फिर जो जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर किसी जीन को जीन थेरेपी में बाहर कर रहे हैं, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक्स को मिला करके, डेवलप्ड जेनेटिक्स को जब मिला दिए हम लोग, तो इसको हम लोग, ये जो है ये सारा प्रोसेस हम लोगों के सामने निकल करके आया है। तो डेवलप हुआ जब जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स को क्या किया गया कि ब्रांच में जो है डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला हम लोगों के पास है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ऐसा जेनेटिक्स जो क्या करेगा कि एप्लीकेशन, यानी कि जो ये जो जेनेटिक्स है, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, ये क्या करता है कि डील्स द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी कि मेंडल्स लॉ को क्या करेगा, डील करेगा। और इसके साथ के साथ और भी जो प्रिंसिपल्स है जेनेटिक्स का, उसको डील करने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एक बात और समझिए आप कि ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है हमारा, इसी से हम लोगों को क्या होता है कि जेनेटिक्स को, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को इवोल्यूशन से जोड़ने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। जो हमारे जेनेटिक्स का प्रिंसिपल है, इसको ये क्या करेगा, इवोल्यूशन से जोड़ देने का काम करता है। तो ये कहानी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है, तो ये जेनेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जो इनहेरिटेंस है, इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो हमारा जीन है, जीन काफी ज्यादा मॉलिक्यूलर, छोटे से छोटे स्तर पर जाकर के काम कौन कर रहा है, जीन। जेनेटिक्स में सबसे छोटे स्तर पर काम किसका चल रहा है, जीन का। तो इस जीन को क्या किया, ये जीन का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोगों को जो जानकारी देगा, उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और इसका तो पूरा का पूरा हम लोग को क्या करना है, चैप्टर ही पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। या चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और अगला देखने वाले हैं क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझे, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ऐसा जेनेटिक्स जो क्या करता है कि कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के प्रोसेस को बताता है कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कौन सा कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, कौन कैरेक्टर नहीं होगा, किस कैरेक्टर को रोका जाए, किस कैरेक्टर को नहीं रोका जाए। ये सारा चीज जहां पे हम लोगों को जानकारी मिलेगी, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। बात समझ गए। अब देखिए यहां पर डील्स द ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन टू अदर और फिर नेक्स्ट जनरेशन, वन टू अदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन। दिस ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। चलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है जेनेटिक्स का क्या है, तो ध्यान दीजिए, लगभग 8000 से 10000 बीसी पहले जो है हम लोग को यह पता था कि कैरेक्टर्स जो है उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है, यानी कि कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा गया है, अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट न्यू दैट काउज ऑफ वेरिएशन आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो कारण है वेरिएशन का, वो अल्टीमेट कहां छुपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये पहले के लोगों को पता था। इसी कारण से वो लोग क्या किया कि पहले के समय में दे सक्सेसफुली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल थ्रू सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से वो क्या किया कि न्यू कैरेक्टर्स का, नए कैरेक्टर्स का प्लांट और एनिमल को क्या किया, डेवलप कर लिया। उसी में से एक एग्जांपल है साहिवाल काऊ। साहिवाल को जो है क्या किया गया, ये काऊ का वाइल्ड वैरायटी है, उसको क्या किया गया कि जो डोमेस्टिकेटेड बुल था उसके साथ क्रॉस कराया, और जो नया वैरायटी का जो काऊ हम लोगों को मिला वो क्या मिला, साहिवाल मिला। बात समझ गए। इसके अलावा हम लोग जो चिकन, डोमेस्टिकेटेड चिकन जो हमारे यहाँ, जिसका हम लोग मीट बना के जो यूज में लाते हैं, वो सारा क्या है, वो सारा वाइल्ड वैरायटी जो है, वाइल्ड फाउल से हम लोग क्या किए हैं, जो वाइल्ड फाउल को डोमेस्टिकेटेड फाउल के साथ मिक्स करके जो है हम लोग क्या किए,
प्रोडक्ट तैयार किए। तो यानी कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो क्या है कि हम लोगों के पास 8,000 से 10,000 साल पहले जो खेती बाड़ी लोग करता था उसको ये पता था कि वेरिएशन का जो सोर्स है वो कहां है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसी चक्कर में वो क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वैरायटी जो है वो क्या किया, डेवलप किया। जैसे क्या सब, तो साहिवाल काव, इसके अलावा फाउल एंड अदर डोमेस्टिकेटेड प्लांट को वो क्या किया, तैयार कर लिया। बात समझ गए। लेकिन उसको अभी तक ये पता नहीं था कि ये सारा जो कारण, मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसको बेस मान रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कारण कुछ और है। और वो कारण क्या था, जेनेटिक्स। मेंडेलियन कंसेप्ट, मेंडल के कंसेप्ट के बाद ये सारा बात क्लियर हुआ पूरा। उससे पहले प्री मेंडेलियन कंसेप्ट भी बहुत सारा आया जेनेटिक्स को बताने के लिए या फिर इस वेरिएशन को प्रूव करने के लिए, लेकिन किसी के पास पूरा एकदम प्रमाण नहीं था कि ये बात सही है या फिर मतलब यही बात सही है। तो उसके संदर्भ में कुछ जो है प्रूफ दिया जाता ना, प्रैक्टिकल। थ्योरी केवल देने से तो कुछ होता नहीं, तो प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं था कि क्यों हुआ ऐसा। बहुत सारा लोग बहुत सारा बात का, लगभग 6 थियरी अभी हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया प्री मेंडेलियन कंसेप्ट के बारे में। तो सबके पास कंसेप्ट सब दिया, लेकिन प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं था। इसीलिए ये सारा का सारा थियरी क्या किया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। और बाद में जब मेंडल्स का थ्योरी आया तो मेंडल्स के मरने के बाद उस थियरी को क्या हुआ, मान्यता मिला। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा क्या पढ़ रहे हैं, मेंडल्स का थियरी पढ़ रहे हैं। प्री मेंडेलियन आइडियाज, प्री मेंडेलियन आइडिया को जो है हम लोग ब्लेंडिंग थियरी भी नाम देते हैं। ब्लेंडिंग थियरी क्यों कहा गया, तो ब्लेंडिंग थियरी इसलिए कहा गया क्योंकि इस सारे कंसेप्ट का मानना ये था, ध्यान दोगे, सारे कंसेप्ट का मानना ये था कि क्या होता है कि कैरेक्टर्स यानी कि मेल के बॉडी का कुछ कैरेक्टर्स और कुछ फीमेल के बॉडी से कैरेक्टर्स मिलता है और आपस में वो मिल करके क्या करेगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। मॉइस्ट वेपर, सॉरी, जो प्री मेंडेलियन आइडियाज था वो उसको ब्लेंडिंग थियरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा जितना भी ये 6 थियरी है, इस 6 थियरी का कंसेप्ट एक ही है कि कुछ कैरेक्टर्स मेल से आएगा, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल से आएगा और वो दोनों कैरेक्टर मिल करके क्या करता है कि नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर देगा और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वहां से बनता है। यानी कि दो चीज मिल करके क्या करता है, नए कैरेक्टर को, नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। लेकिन पहले से ही हम लोगों को पता है कि ये सारा बात क्या है, गलत है। ये सारा बात क्या है, गलत है। अब दो तरह के, दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है क्या, दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनता है, दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से कभी ये बनता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके फॉर्मेशन के लिए तो क्रोमोसोम चाहिए, डीएनए चाहिए। उस लेवल पर अगर जीन लेवल पर जो प्रोसेस चलेगा तब जाकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें से जो भी थियरी दिया गया है सारा का सारा थियरी डिस्कार्डेड है। जो भी साइंटिस्ट दिया, किसी को कोई भी नॉलेज जेनेटिक्स का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, एकदम मूर्ख टाइप का आदमी था जिसको कुछ देना था, कुछ थियरी के बारे में बताना था और वो क्या किया कि अपना उस थियरी के बारे में कुछ चीज अपना बताया। सबसे पहले पाइथागोरस का थियरी देखते हैं, मॉइस्ट वेपर थियरी। इसका कहना क्या है, पाइथागोरस का जो थियरी है मॉइस्ट वेपर थियरी, इसका कहना है कि क्या होता है कि मेल के बॉडी से यानी कि सेक्सुअल रिलेशन के समय क्या होगा कि जो मेल है उसके बॉडी से और जो फीमेल है उसके बॉडी से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल के बॉडी से और फीमेल के बॉडी से कुछ मॉइस्ट जो है, कुछ मॉइस्ट वेपर का फॉर्मेशन होगा। और यही मॉइस्ट वेपर क्या होता है कि आपस में जब कंबाइंड होगा तो कंबाइंड होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। बात समझे, क्या कहा कि जो मेल का बॉडी है, मेल के बॉडी से सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कुछ जो है मॉइस्ट वेपर और फीमेल के भी बॉडी से कुछ मॉइस्ट वेपर आएगा, मिलेगा और वो फीमेल के वोम्ब में यानी कि यूटरस में पहुंचेगा और यूटरस में पहुंचने के बाद वो क्या करता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का कहानी कहा गया कहा मॉइस्ट वेपर में। और हम लोग को पहले से पूरा फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, हम लोग को पता है कि ये तो कहीं इस तरह का मॉइस्ट वेपर का चर्चा ही नहीं हुआ है न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में। बात समझे। दूसरा थियरी है फ्लूइड थियरी, जो दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। क्या क्या कहा गया है इसको, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ
जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, सबका फादर यही है, ठीक है, सबका फादर यही पर बताया गया। फ्लूइड थ्योरी जो इसी के द्वारा, जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। फ्लूइड थ्योरी क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। अरिस्टोटल सजेस्ट दैट मेल सीमेन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड द फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाज the female semen which is not as pure as male semen. The two fluids combined during coitus, और ये क्या करेगा, क्वाइटस के समय जब मिलेगा तो उसके बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान दो जरा कि क्या कहा गया, किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। इसका कहना था कि मेल का जो सीमेन है वो क्या है, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है, लेकिन फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो भी क्या है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्या कर रहा है, फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या करता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग पूरा जो है स्पर्म का फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, वहां हम लोगों को पता है कि स्पर्म को बनने में कहीं भी ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है। स्पर्म का फॉर्मेशन 70% जो है वो कौन कर रहा है, सेमिनल वेसिकल कर रहा है, 20% प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहा है, 5% के आसपास जो वहां क्या मतलब कुछ स्पर्म में 5%, और उसके बाद कुछ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का कुछ सिक्रीशन है जो क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये थ्योरी वहां से क्या हो गया, गलत हो गया, फ्लूइड थ्योरी गलत हुआ, डिस्कार्ड हुआ। अब इसके बाद आ जाता है क्या, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। एक बात और समझेंगे फ्लूइड थ्योरी में, एक बात और कि क्या होगा कि फीमेल का सीमेन जो है, अब जब ये कॉम्बिनेशन होगा ना, तो फीमेल का सीमेन जो है वो क्या करता है कि इनर्ट फ्लूइड की तरह काम करेगा, इनर्ट फ्लूइड, और वही क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और बाद में जो मेल का सीमेन होगा वो क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को जो है क्या करेगा कि बना देता है न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब मेल का सीमेन आएगा तो वो वहां पर लाइफ जो है ओरिजिनेट करवा देगा। बात समझ गए, मतलब कुछ से कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का बात कहा जा रहा है। अब देखिए प्री फॉर्मेशन थियरी किसके द्वारा दिया गया, देखो प्री फॉर्मेशन थियरी का कहना यह है, ये दिया गया था प्री फॉर्मेशन थियरी स्वामेडर्म के द्वारा ये जो है दिया गया था। और इसका कहना क्या है, ध्यान दीजिए, प्री फॉर्मेशन थियरी आपका क्या कहता है, स्वामेडर्म का कहना था कि होता क्या है कि जो मेल का स्पर्म है, ऐसे समझिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मेल का जो स्पर्म है, यहां पर ही क्या होगा, यहां इस स्पर्म में ही जो है कुछ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है पहले से। मेल के स्पर्म में क्या होता है, ह्यूमिक्यूलस कहा जाता है इसको, होमोन्यूक्लियस लिटिल मैन क्या होगा कि इस स्पर्म में पहले से प्रेजेंट होगा। और ये जब क्या होगा कि फीमेल के एम्ब्रियो में पहुंचेगा तो वहां पर फीमेल के यूट्रस में पहुंचता है, तो वहां पर इसका फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब ग्रोथ जो है वो शुरू होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ये कहना है किसका, प्री फॉर्मेशन थ्योरी का। प्री मतलब क्या, पहले, और फॉर्मेशन मतलब बनना, यानी कि बना हुआ पहले से है, बना हुआ क्या है, पहले से है, बना हुआ पहले से है, बाद में केवल क्या होता है, इसका डेवलपमेंट जो है वो शुरू होता है। हम पहले ही कहे सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो बेसलेस है, कोई मतलब कहीं से नहीं है। जेनेटिक्स का जरा सा भी नॉलेज अगर होता तो ये सारा कंसेप्ट यहां नहीं दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आ जाता है क्या, पार्टिकुलेट थ्योरी दिया गया था मार्सुपियस के द्वारा। किसके द्वारा, मार्सुपियस के द्वारा जो है ये थियरी दिया गया था। कब, तो 1698 टू 1757। इसका कहना क्या था, ये समझिए जरा। इसका कहना था कि हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय माइन्यूट पार्टिकल व्हिच कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका कहना था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है मेल और फीमेल में, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होगा कि कैरेक्टर्स पूरे बॉडी से जो है ना आएगा। बात समझ रहे हो, कैरेक्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होगा, पूरे बॉडी से आएगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पार करके फीमेल के बॉडी में इंटर करेगा, और वहां उसके यूटरस में वो क्या करेगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये थियरी किसका है, तो ये थियरी है मार्सुपियस का पार्टिकुलेट थियरी। ये भी क्या है, पूर्ण रूप से डिस्कार्टेड है, पूरा का पूरा ये भी क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कहा कॉल र्यूटर पे जरा से समझिए, कॉल र्यूटर को जरा सा समझिए कि कॉल र्यूटर जो है वो क्या कहता है। कॉल र्यूटर एक ऐसा साइंटिस्ट था जो जेनेटिक्स में मेंडल के जेनेटिक्स को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन ये भी क्या हुआ कि थियरी ऑफ ब्लेंडिंग
जो ब्लेंडिंग थियरी जो था इसमें फंस गया, इसी चक्कर में इसका भी क्या हुआ, कंसेप्ट गलत हो गया। बात समझ गए? कॉल रियूटर जो है इसका फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जेनेटिक क्रॉस वेयर कैरिड बाय जोसेफ कॉल रियूटर फ्रॉम 1761 टू 1766। लेकिन ब्लेंडिंग थियरी में यह भी फंस गया था, इसीलिए इसका भी कंसेप्ट क्या हुआ था, गलत हो गया था। इसके बाद अगला आता है आपका पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस, थियरी ऑफ पेनजेनेसिस जो है ये दिया गया था किसके द्वारा, तो दिया गया था डार्विन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा। और डार्विन का जो थियरी है, थियरी ऑफ पेनजेनेसिस, इसी तरह का थियरी कॉल रियूटर के भी द्वारा दिया, मतलब कॉल रियूटर भी इसका सपोर्ट कर दिया था, इसीलिए कॉल रियूटर का थियरी क्या हुआ, गलत हो गया था, नहीं तो क्या होता, ये जो है सही हो जाता। बात समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे जरा। यहां पर क्या होगा, पेनजेनेसिस क्या कहता है, पेनजेनेसिस का कहना है कि डार्विन थॉट दैट एवरी सेल ऑफ बॉडी प्रोड्यूस अ टीनी पार्टिकल कॉल्ड जीन्यूल्स। बॉडी का हर एक सेल क्या करेगा कि छोटा छोटा पार्टिकल को फॉर्म करेगा, और यही पार्टिकल जो है वो क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, थियरी ऑफ पेनजेनेसिस। और ये भी क्या हुआ, गलत हो गया, डार्विन का भी थियरी हो गया गलत। और इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, दिया गया था ऑगस्ट वेजमैन के द्वारा, ऑगस्ट वेजमैन। इसके बारे में तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, चूहा का 21 जनरेशन तक पूंछ काट काट करके लेमार्क के थियरी को गलत करने वाला साइंटिस्ट यही था, ऑगस्ट वेजमैन। इसका कहना यह था, लेमार्क जो कहा था कि क्या, कि हेरिडिटी का मतलब सॉरी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर जो है वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। तो जो जेनेटिक होगा वो भी जाएगा, और जो ह्यूमन कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ स्पेन में अर्न किया जिस कैरेक्टर को, वो भी आगे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। समझ गया? लेकिन ऑगस्ट वेजमैन क्या किया कि 21 पीढ़ी तक चूहा का पूंछ काटते गया, और देखा कि एक भी पीढ़ी में चूहा पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं मिला, एक भी पीढ़ी में पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं मिला। तो कहा ऐसा बात संभव नहीं है, ये जो कहा जा रहा है लेमार्क के द्वारा ये क्या है, गलत है। लेकिन जो लेमार्क का सपोर्टर था उसका कहना था कि वेजमैन आप जो है शायद लेमार्क की बातों को समझे नहीं। लेमार्क का कहना यह था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स, जिस कैरेक्टर्स को अपने पसंद से गेन कर रहा है, मतलब वो जो पसंद कर रहा है वो कैरेक्टर अगर आया, तब जाकर के वो उसके अगले पीढ़ी में क्या होगा, अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अगर, लेकिन चूहा तो ऐसा अपना नहीं चाह रहा था कि पूंछ मेरा कट जाए, ये तो आप काटे हैं, तो इसका मतलब कि आप जो सोच रहे हैं वैसा बात नहीं है। अपना अगर वो चाहता तो ऐसा होता। तो फिर से वेजमैन का कहना यह हुआ कि अगर ऐसा लेमार्क कहता तो भी ये बात गलत हो जाता, क्योंकि अगर बहुत सारा ऐसा एग्जांपल दिया गया कि अगर चूहा का पूंछ काटा तो चूहा सोचेगा कैसे कि मेरा पूंछ कटा हुआ है, या चूहा कैसे सोच सकता है कि मेरा पूंछ कटा हुआ नहीं है। तो कैरेक्टर जब जा रहा है तो सोच के कैरेक्टर थोड़ी ना रहा, कैरेक्टर तो अपने आप एनवायरनमेंट में रहने से डेवलप हो रहा है वहां पे लोग ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म जो ऑगस्ट वेजमैन का था, इसको भी जरा देख लीजिए। कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म का कहना था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्मप्लाज्म इज इमोर्टल एंड पास्ड फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। बात समझ गए? ये क्या होगा, जर्मप्लाज्म इमोर्टल है, और ये क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा देखे कि कुछ कैरेक्टर्स हम लोग को ऐसा मिला जो अब पिछले पीढ़ी से हम लोगों में नहीं आया। जनरेशन का कैरेक्टर है, यानी कि जर्मप्लाज्म इफेक्ट है, लेकिन हम लोगों में वो कैरेक्टर नहीं आया। ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म जो है, इस तरह से ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। समझ गए बात को? चलिए आगे हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का जो है शुरुआत करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडेलियन कंसेप्ट के बारे में यहां से शुरू करेंगे, और जो मेंडेलियन कंसेप्ट देने वाला आदमी था वो कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 से 1884 तक जो है इसका लाइफ जो है वो चला, और इसमें जो है कई ज्यादा कारनामा जो है जेनेटिक्स के फील्ड में ये जो है करके गए। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इसका कहना मतलब इसको जो है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हम लोग को अभी तक ये केवल पढ़ा गया कि मेंडल्स जो है ये केवल और केवल गार्डन पीपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेंडल जो है ये केवल गार्डन पीपर नहीं, गार्डन पी के अलावा ये जो माउस पे, हानी बी पे
और अदर्स प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर इन सारे एनिमल्स में या प्लांट में उनको देखने के लिए मिला, जिसके कारण वो वहां पर एक्सपेरिमेंट छोड़ करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कहां किए, तो गार्डन पी प्लांट पे शुरू किए। बात समझ गए? बच्चे आगे जरा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में और जानते हैं। पहले जो है ये चेकोस्लोवाकिया में मतलब इसका इनका जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो पहले चेक रिपब्लिक में था, और अब जो है ये चेकोस्लोवाकिया में अभी फिलहाल में प्रेजेंट है। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर मेंडल का जो पीछे मतलब स्थिति जो था, पारिवारिक स्थिति, वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं था, इसीलिए शुरुआती जो उसकी शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा वो कहां हुई, शुरुआती एजुकेशन जो है वो गांव घर में हुई। और वो साथ में क्या करता कि जो भी उसका मतलब उसके घर में जो भी काम होता था, जैसे ऑर्किड्स का फॉर्मेशन या फिर फैमिली ऑर्किड कहने का मतलब जो बगीचा था वहां काम करता, या फिर अपने जानवर जो उनके पिताजी जानवर वगैरह रखे थे उनके साथ जो है वो काम करता। और ये सारा चीज जो है उसको, ये सारा कार्य उनको जो है नेचर के साथ इंटरेस्ट जो है बनाने में काफी ज्यादा हेल्प किया। मेंडल के एक्सपेरिमेंट मटेरियल का बात करें तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था वो क्या था, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था कौन, तो गार्डन पी। कौन था, गार्डन पी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किया बहुत सारी चीजों पर, लेकिन लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट था वो कहा हुआ, तो गार्डन पी पर। इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। और इस पाइसम सेटाइवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आपसे कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना ये 2n होगा, 14 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2n, यानी कि डायप्लॉइड कंडीशन में होगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होगा कि 14 जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? तो यही सारा कहानी था। अब हम लोग देखेंगे कि गार्डन पी को जो है क्यों चुना, एडवांटेज क्या था, हनी भी था उसके पास, या फिर मान के चलो अदर एनिमल था, अदर प्लांट था, ये सारा चीज था, तो इसके पास जो है वो गार्डन पी को क्यों चुना। तो बहुत सारा कारण रहा गार्डन पी को चुनने का। वाई गार्डन पी, या एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ गार्डन पी, कुछ भी कह सकते हैं। वाई गार्डन पी, गार्डन पी को चुनने का कारण क्या रहा, तो गार्डन पी को चुनने का जो सबसे पहला कारण था किसका, शॉर्ट लाइफ स्पेन। सबसे पहला क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पेन। शॉर्ट लाइफ स्पेन कहने का मतलब है कि अदर जो भी प्लांट, अगर कोई दूसरा प्लांट या कोई एनिमल चुनता तो उसके 2, 4, 5 जनरेशन का स्टडी करने में उसको क्या होता, समय लग जाता। लेकिन गार्डन पी क्या है कि 3 महीना में अपना लाइफ स्पेन जो है वो क्या कर रहा है, पूरा कर ले रहा है, यानी कि 1 साल में 4 जनरेशन का स्टडी कर लेगा, 1 साल में 4 जनरेशन का स्टडी कर लेगा। इसीलिए इसको क्या किया गया, शॉर्ट लाइफ स्पेन के कारण सबसे पहले जो है क्या किया गया, चुना गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा नंबर है इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर। इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, मिनिमम आफ्टर केयर कहने का मतलब क्या है कि जो यहां पर जो मेंडल गार्डन पी को चुना, इसमें क्या था कि ग्रोथ इसका आसानी से हो रहा था, कहीं पर हम लोग उगा ले रहे थे लेबोरेटरी में, हम लोग नहीं मतलब मेंडल जो है क्या किया कि उसको लैब में भी उगा लेता, उसको जो है थोड़ा सा कहीं भी जगह मिलता वहां पर क्या करता, उगा लेता। और दूसरा आफ्टर केयर का भी उसको जरूरत नहीं था। आफ्टर केयर कहने का मतलब कि लगा दिया, छोटा जगह में लग भी गया, और लगाने के बाद जो है उसको ज्यादा देख रेख करने का जरूरत नहीं है, लगा दो छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पानी कभी कभी केवल देते रहिए, बाकी का काम जो है वो अपना कर लेता। तो मिनिमम आफ्टर केयर के कारण भी क्या हुआ कि इसका जो है ये चीज हम लोगों को देखने के लिए मिला सिलेक्शन। तीसरा इजी डिटेक्टेबल या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तीसरा क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब क्या, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब था कि क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स है उसमें 2 तरह से ये देखने के लिए मिलता। क्या सर, 2 ही कैरेक्टर, या तो पूरा मिलता या बिल्कुल नहीं मिलता। जैसे अगर बात कर लिया किसका, तो हाइट का, तो हाइट में या तो टॉल मिला या फिर ड्वार्फ मिला, मीडियम वाला बीच वाला कोई कंडीशन नहीं था।
अगर कोई चीज कलर का बात किया तो या तो व्हाइट मिला या फिर पूरा जो या तो पूरा का पूरा व्हाइट मिला या पूरा का पूरा कलर्ड मिला, बीच वाला कोई कंडीशन नहीं, थोड़ा सा वाला बात नहीं था। जैसे अगर लाल और उजला, ठीक है, तो या तो उजला मिला तो उजला मिला, लाल मिला तो लाल मिला, गुलाबी रंग का कोई बात वहां पर नहीं था, पिंक वगैरह जो कुछ तरह का कंडीशन वहां पर नहीं होता था। या तो व्हाइट मिला या फिर कलर मिला तो पूरा का पूरा कलर मिला, हल्का फुल्का का कोई बात वहां नहीं था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसी को कहा गया। पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग किया जा सकता था। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कहने का मतलब क्या है कि एनिमल्स का कंट्रोल ब्रीडिंग करना जो है वो मुश्किल था थोड़ा। कंट्रोल ब्रीडिंग मतलब कि जिस प्लांट के साथ चाहे उसी के साथ क्रॉस कराना है। तो अब ये कहां संभव था? प्लांट में ही ना, एनिमल में तो संभव था नहीं। अरे बोलो, अगर मान के चलो कि किसी भी एनिमल को पकड़े, चूहा को मान के चलो, चूहा पे जैसे किया तो चूहा को पकड़ ले, तो चूहा को क्या किया, कब चूहा को पकड़ के रखे रहेगा, फिर दूसरा चूहा पकड़ेगा तब ना क्रॉस होगा। प्लांट में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। वहीं पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसी का जब मन करे स्टमेन हटा दो, जब मन करे पिस्टिल हटा दो, और जब मन करे दोनों का रहने दो, कभी सेल्फ हो जाएगा कभी क्रॉस हो जाएगा, जब जैसा मन करेगा उस तरह का क्रॉस जो है वो हो सकता है। तो इसलिए कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का इसमें ऑप्शन ज्यादा मिलता था, इसलिए भी ये करा लिया गया, चुना गया। इसके बाद था अगला नंबर 5 में सेल्फ पॉलिनेशन। अभी बता दिया आपको, सेल्फ पॉलिनेशन यहां देखने के लिए मिलता था। और सेल्फ पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता था मतलब क्या, ये प्लांट बाइसेक्सुअल था, यानी कि अब हम लोगों को मेल और फीमेल कैरेक्टर को ढूंढने का जरूरत नहीं है, एक ही प्लांट में हम लोगों को दोनों कैरेक्टर मिल जाता, जिसके कारण क्या हुआ, आसानी हो गई मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर को चुनने में। समझ गया? और इसके बाद F1 हाइब्रिड आर फर्टाइल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 में क्या है, F1 हाइब्रिड आर फर्टाइल। नंबर 6 हो गया आपका F1 हाइब्रिड, ये देखो F1 हाइब्रिड आर फर्टाइल। F1 हाइब्रिड आर फर्टाइल यानी कि क्या, F1 जो हाइब्रिड था वो फर्टाइल था, इनफर्टाइल, हाँ फर्टाइल। ध्यान दो, जनरली नेचर क्या करता है कि नेचुरल जो प्रोसेस हो रहा है ना, नेचुरल कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो नेचर हाइब्रिड को कभी सपोर्ट नहीं करता है। नेचर हमेशा चाहता है कि हाइब्रिड जो है वो रिजेक्ट हो जाए। हाइब्रिड क्या है, दो अलग अलग कैरेक्टर को जब हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ मिला देते हैं, तो एक साथ मिलाने के बाद जो नया कैरेक्टर डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड। नहीं समझे बात को? दो कैरेक्टर को क्या करें, एक साथ मिलाए, और दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ मिलाने के बाद तो कोई तीसरा नया कैरेक्टर आएगा ही ना, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, हाइब्रिड। और नेचर हमेशा क्या करती है कि हाइब्रिड को जो रिजेक्ट करती है। एग्जांपल आपके पास है क्या, किस चीज का एग्जांपल, म्यूल। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि म्यूल जो है वो मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का जो है क्रॉस था, और जो प्रोडक्ट आया म्यूल, उसको नेचर क्या की, मतलब रिजेक्ट कर दिया, और वो क्या हो गया, इनफर्टाइल हो गया। लेकिन इस केस में हम लोगों को ऐसा, मतलब हम लोग को नहीं, मेंडल को ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। F1 जनरेशन क्या हुआ, फर्टाइल मिला, और ये भी कारण रहा किस चीज का, इसको सेलेक्ट करने का। ये सारा कैरेक्टर रहा इसको सेलेक्ट करने का, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के मटेरियल का ये सारा कैरेक्टर था। ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, यानी कि मेंडल जो है उसके द्वारा किस सब कैरेक्टर को जो है स्टडी किया गया। तो 7 कैरेक्टर्स मेंडल के द्वारा स्टडी किया गया, जिसमें स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप और सीड कलर, इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में देखा गया। और इसमें जो है स्टेम हाइट में 2 कैरेक्टर लिया गया, एक टॉल जो होगा डोमिनेंट, और ये हो जाएगा रिसेसिव ड्वार्फ। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट होता है और व्हाइट जो है वो रिसेसिव होगा। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल होगा डोमिनेंट और टर्मिनल होगा रिसेसिव। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड यानी कि सिकुड़ा हुआ जो होगा, फैला हुआ जो होगा वो डोमिनेंट होगा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड सिकुड़ा हुआ जो होगा वो हो जाएगा रिसेसिव। पॉड कलर में ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है और येलो कलर जो है ये रिसेसिव होगा। सीड शेप दो तरह का होगा, राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। राउंड जो है ये डोमिनेंट होगा और रिंकल्ड जो है ये क्या होगा,
रिसेसिव कंडीशन में होगा। सीड कलर में येलो और ग्रीन हो सकता है, यहां पर येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन रिसेसिव होगा, जबकि आप पॉड कलर में जब बात करेंगे तो यहां पर ग्रीन जो है ये डोमिनेंट होता है और येलो जो है ये रिसेसिव होता है। तो इस तरह से ये सारा 7 कैरेक्टर है जो मेंडल के द्वारा क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। आगे हम लोग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट टेक्निक का जो है चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टेक्निक। मेंडल्स यानी कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका टेक्निक क्या क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं। तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का 3 टेक्निक है। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट और तीसरा सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट। एक बात और आप ध्यान से समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर F1 जनरेशन। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ प्योर प्लांट का वो हुआ था फर्स्ट जनरेशन के लिए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन के लिए, F1 जनरेशन के लिए। लेकिन जब यहां पर सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट में जो यहां सेल्फ ब्रीडिंग जो हाइब्रिड प्लांट में हुआ ये F2 और F3 जनरेशन के लिए होता है। इस सब बातों का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में इन सारे टॉपिक्स का डिटेल किया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।